गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 जीव विज्ञान में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं दूसरे वीडियो में, जिसका शीर्षक है मानव जनन। मानव जनन में आज हम आपको मादा जनन अंग पढ़ाने जा रहे हैं। मादा जनन अंग में सीधा आप समझ लीजिए, हमने आपको सारी प्रक्रियाएं पहले वीडियो में समझा दी थी कि किस तरीके से हम सारे के सारे पार्ट को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, यानी कि पूरा पाठ हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो पहला भाग जो है वो है निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन से पहले की घटनाएं। उन घटनाओं में क्या होता है? युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। अब युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है और कहां कहां हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। नर जनन तंत्र को या नर जनन अंग को हमने कल समझ लिया था। आज हम लोग समझ लेते हैं मादा जनन अंग को। मादा जनन अंग को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग, जहां पर मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसको मुख्य जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। देख लीजिए कौन सा है वो, याद आया आपको? नहीं आया? चलिए हम बताते हैं। अंडाशय, मादा में अंडाशय, इसी को ओवरी भी कहते हैं। अंडाशय या ओवरी, ये मादा में एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 होती हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय मादा के अंदर होता है, जिसमें कि युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें कि अंड का निर्माण होता है। इस अंड से ही बाद में चलकर संतान की उत्पत्ति होती है। तो मुख्य अंग कौन सा हो गया, प्राइमरी अंग कौन सा हो गया, प्राथमिक अंग कौन सा हो गया, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो प्राथमिक अंग अंडाशय या ओवरी को कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं दूसरे जो अंग होते हैं वो इस प्रक्रिया में सहायता के लिए बने होते हैं, सहायक होते हैं इस सारी प्रक्रिया में कि किस तरीके से अंडा बनेगा, किस तरीके से वो आगे जाएगा, कहां पर वो शुक्राणु से मिलेगा, कहां पर शुक्राणु उसकी दीवार तोड़कर अंदर घुसेगा, किस तरीके से निषेचन होगा। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं या सारी की सारी क्रियाएं आपको सहायक जनन अंग या मादा के सहायक जनन अंगों के माध्यम से देखने को मिलता है। चलिए, ये बहुत सारे होते हैं, इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मादा के सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो सहायक जनन अंग होता है वो एक जोड़ी अंडवाहिनी, कितना? एक जोड़ी मतलब 2 अंडवाहिनी, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवरी डक्ट भी बोलते हैं इसको, या फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि अंडे को आगे लेकर बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है एक गर्भाशय, यानी कि इसको क्या कहते हैं? यूटेरस, या इसको कभी कभी बॉम्ब भी बोल देते हैं। तो दूसरा सहायक अंग है एक गर्भाशय। तीसरा सहायक अंग है एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि गर्भाशय की गर्दन। एक जोड़ी यानी कि 2 होंगी, एक जोड़ी गर्भाशय की ग्रीवा। अगला है एक योनि, या जिसको वेजाइना भी बोलते हैं। अगला है बाह्य ज्ञानेंद्रियां। इसके बाद अगला है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी मादा
के सहायक जनन अंग में होती हैं। अब ये हमने सहायक जनन अंग पढ़ लिए। सहायक जनन अंग को हम विस्तार से ज्यादा नहीं समझा रहे हैं, आप इस चित्र में उसको देख सकते हैं। लेकिन इस सहायक जनन अंग में जो एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओवरी डक्ट हैं, ये इसके भी फैलोपियन ट्यूब के भी 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं? अंडवाहिनी के भी 4 भाग होते हैं। वो आपको समझ लेना है कि 4 भाग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 जो पहला भाग होता है, इसको कहते हैं फिम्ब्री। इसको कहते हैं फिम्ब्री या झालर। दूसरा है, इसको कहते हैं इनफंडिकुलम या कीपक। हिंदी में इसको कीपक कहते हैं, इंग्लिश में इसे इनफंडिकुलम कहते हैं। तीसरा है, इसको तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। चौथा इसका भाग है जिसको स्तमस या संकीर्ण पथ कहते हैं। तो यहां आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार सीधा सीधा अंग्रेजी के नाम को ही हिंदी के अक्षरों में लिख देते हैं। तब यदि आपने इंग्लिश के नाम याद नहीं किए हैं, तब आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। इसलिए आपको वो याद रखना पड़ता है। यहां 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु से कहां मिलता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर शुक्राणु जाकर अंडाणु से मिलता है? बताइए, नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूं। शुक्राणु अंडाणु से एम्पुलरी स्तमस जंक्शन पर मिलता है। जो हमने आपको ये 4 भाग बताए हैं अंडवाहिनी के, इस अंडवाहिनी के जो तीसरा भाग है एम्पुला और चौथा भाग है स्तमस। तो स्तमस और एम्पुला जहां मिल रहा है, जहां दोनों का जंक्शन हो रहा है, जहां दोनों मिलते हैं, इसी जंक्शन पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और अंडाणु की बाह्य जो संरचना है या बाह्य जो दीवाल है, उस दीवाल को तोड़ते हुए शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है इस अंडाणु के अंदर, और इसके पश्चात निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब यहां आपको देखना पड़ेगा, जब हम पिछले उसमें पढ़ा रहे थे तब हमने आपको सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से जो शुक्रजन नलिका थी उसमें कैसे शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। यहां आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आप समझ लीजिए कि एक शुक्रजन कोशिका से चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वो हमने वहां नहीं बता पाया था। यहां देख लीजिए कि शुक्रजन कोशिका जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिका जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसमें पहले समसूत्री विभाजन होता है। पहले इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और क्या बनता है? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, तब इस कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और गुणसूत्र क्या होते हैं? आधे आधे बट जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं। और अब ये जो नवीन कोशिका बनती है इसको कहते हैं द्वितीय शुक्रजन कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है,
लेकिन यहां पर क्या है, गुणसूत्र आधे नहीं होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र पहले ही आधे हो चुके हैं। तो इसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, लेकिन उसमें गुणसूत्र आधे नहीं होते हैं। और यहां पर इससे बनता क्या है, इससे बनता है स्पर्मेटेड बनता है। क्या बनता है, इससे स्पर्मेटेड, 4 स्पर्मेटेड बनते हैं और 4 स्पर्मेटेड से ही 4 शुक्राणु बनते हैं। जब ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो 2 भागों में बट गई कोशिका, ऊपर भी प्राथमिक में भी 2 भागों में बट गई कोशिका, तो इस तरीके से ये 4 शुक्राणुओं का यहां निर्माण करती है और 4 शुक्राणुओं का निर्माण एक शुक्रजन कोशिका से होता है। ये याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि एक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जब हम वहां पढ़ा रहे थे तब हमने पूरा का पूरा उसकी स्थिति बता दी थी कि किस तरीके से कहां पर शुक्रजन कोशिका होती है और किस तरीके से इस कोशिका से आगे चीजें बनती हैं। चलिए यहां उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होती है तो आपको बोरियत भी होने लगती है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो निषेचन की क्रिया होती है ये कब प्रारंभ होती है, क्या ये बच्चों में भी होती है? तो इसका आंसर है नहीं, ये बच्चों में नहीं होती है। ये प्रारंभ कब होती है, ये किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। किशोरावस्था कब हुई, 13 से 14 वर्ष की उम्र में ये प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। कब, 13 से 14 वर्ष की उम्र में, जिसको कहते हैं किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था में शुक्राणु और अंडाणु बनने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब ये कैसे बनता है और ये कैसे स्थितियां चलती हैं, इसको आप देख लीजिए। अब आपको समझना होगा कि किशोरा अवस्था में आकर ही ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तब आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है और सारी चीजें, शरीर बलिष्ठ होने लगता है। तो उस समय क्या शारीरिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हो रही थी, तो उस समय केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, हार्मोनल चेंज के माध्यम से एक क्रिया चलती है। उस हार्मोनल चेंज के आधार पर ही ये नवीन विकास होता है और व्यक्ति निषेचन की क्रिया को संपूर्ण करने लायक हो जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किशोरावस्था में हार्मोन्स के स्रावण के कारण, ये तो साधारण क्वेश्चन हो गया कि किशोरावस्था में हार्मोन्स के स्रावण के कारण ये चीजें प्रारंभ हो जाती हैं, लेकिन कौन सा हार्मोन्स कहां पर क्रिया करता है, कहां पर उसका प्रयोग होता है और उसका क्या कार्य होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले एक GnRH हार्मोन्स का स्रावण होता है और अधिक मात्रा में जब इसका स्रावण होता है तो ये कार्य क्या करता है, ये कार्य करता है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि पर ये एक्ट करता है या क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है, ये एक्ट क्या करता है कि इसे उत्तेजित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ये उत्तेजित करता है कि वह पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करे, 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करे। क्या करे, 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करे। नंबर 1 LH हार्मोन और नंबर 2 PSH हार्मोन। ये कभी हम आगे बताएंगे, लेकिन यहां हम लोग समझ लेते हैं जो ये LH हार्मोन है ये क्या कार्य कर रहा है। ये जो LH हार्मोन है ये लीडिंग कोशिका पर एक्ट करता है। लीडिंग कोशिका हमने आपको वहां बताई थी कि यही सारी प्रक्रिया को लीड करती है, इसलिए इसको लीडिंग कोशिका कहा जाता है। तो ये लीडिंग कोशिका पर एक्ट करता है।
ये LH हार्मोन जो है वो लीडिंग कोशिका पर प्रभाव डालता है, उसे उत्तेजित करता है और वो क्या कहता है कि आप टेस्टिस्टोरिन नामक हार्मोन का आप श्रावण करें। टेस्टिस्टोरिन हार्मोन का जब श्रावण होता है जिससे कि क्या होता है, शुक्राणु बनता है। क्या करता है, शुक्राणु बनता है। अब टेस्टिस्टोरिन जो हार्मोन है इस शुक्राणु बनने में या शुक्राणु को पैदा करने में सहायक होता है, उन परिस्थितियों को बनाता है जिससे शुक्राणु बनता है। बस यहां तक हम यही जानेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं शुक्राणु की संरचना, कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, शुक्राणु किस प्रकार का होता है। तो शुक्राणु की जो संरचना है इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका जो सबसे पहला भाग होता है, जो शीर्ष होता है, उसे हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हेड कहते हैं या इसे एक्रोसोम भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है, तो आपको इसका आंसर यही मिलता है कि शुक्राणु का जो सिर होता है, शुक्राणु का जो हेड होता है, उसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, शुक्राणु के सिर में पाया जाता है। और इसका जो दूसरा भाग होता है जिसको कहते हैं मध्य भाग, तो मध्य भाग में क्या होता है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये बिजली घर बोला जाता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी कि शुक्राणु को जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मध्य भाग में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रदान करता है। आपको एटीपी और एडीपी और ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं हाई स्कूल में समझाई गई थी। याद करिए दोबारा कि किस तरीके से एटीपी एडीपी में आपस में इंटरचेंज होते थे, किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता था, और वो कौन करता था, वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रही थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर भी क्या कर रही है, ऊर्जा का निर्माण कर रही है। एक बार यदि आपने कोई चीज पढ़ ली तो वो हमेशा एक श्रृंखलाबद्ध स्थिति में चलती है। आपको छोटे का भी ज्ञान आपको यहां लगाना पड़ेगा, और यदि आप भूल गए हैं तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको याद है तो आपको ये चीजें आसानी से याद होती हैं। और इसका जो तीसरा भाग होता है इसको कहते हैं टेल या पूंछ। टेल या पूंछ का कार्य क्या होता है, आपको हमने बता दिया कि शीर्ष जो हेड होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। यानी कि न्यूक्लियस में ही क्या होगा, गुणसूत्र पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। और मध्य भाग में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो पावर मिलेगा यहां से। और टेल क्या है, तीसरा भाग काहे के लिए बना है, टेल ये गति प्रदान करता है, क्योंकि शुक्राणु को एक जगह बनने के पश्चात बहुत गति प्रदान करनी पड़ती है, तब जाकर ये कहां पहुंचता है, ये इम्पुलरी इस्टमस जंक्शन पर पहुंचता है, जहां पर क्या होता है, ये अंड से मिलता है। ठीक है, तो इसको काफी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको यात्रा कराने के लिए जो गति प्रदान करने का काम होता है, ये गति प्रदान करने का काम ये लास्ट में पूंछ या टेल करती है। चलिए यहां देख लेते हैं हम कि अंडाणु के अंदर घुसने में और गति करने में ये टेल मदद करती है। और इसमें होता क्या है कि केमिकल्स का एक स्राव होता है। अंडाणु के बाहर जो लेयर होती है, अंडाणु के बाहर एक कड़क लेयर होती है। अब देखते हैं अंडाणु जनन या अंडाणु निर्माण। अंडाणु जनन और अंडाणु निर्माण का
प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे चलती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अंडाणु यानी कि अंडाशय में बनता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है। अभी हमने शुक्राणु के बारे में बताया था कि ये किशोरावस्था में बनता है, लेकिन जो अंडाणु या ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया बच्चे के जन्म से, यानी कि जब मादा शिशु अपने गर्भ में होती है तो गर्भ के भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणीय अवस्था से ही इसका प्रारंभ हो जाता है और इसका निर्माण बहुत अधिक संख्या में यानी मिलियंस में होता है इसका निर्माण। तो देखिए, जहां शुक्राणु का निर्माण किशोरावस्था में हो रहा है और अंडाणु यानी कि अंडाणु की जो पहली स्थिति है, जो अंड जननी कोशिका है, ये अंड जननी कोशिका मादा शिशु में अपने भ्रूणीय परिवर्धन के समय से ही शुरू हो जाती है। और ये जो अंडाणु है, जिसे हम, ये जो कोशिका है जिसे हम कहते हैं अंड जननी कोशिका या उगोनिया, क्या कहते हैं इसे, उगोनिया। ये उगोनिया मिलियंस में उसी समय पैदा होने से पहले उसके भ्रूणीय परिवर्धन के काल में ही बन जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। इसके पश्चात जब वो जन्म ले लेता है बच्चा, तब उनका निर्माण नहीं होता है, उनका निर्माण बंद हो जाता है। तो देखिए वहां क्या हो रहा है, 13 से 14 साल में वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन यहां पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए, अब ये जो अंड जननी कोशिका है, इससे अंडाणु किस तरीके से बनता है, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है और ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और नीट के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जो अंड जननी कोशिका है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन इसका प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाता। क्या होता है, ये पूर्ण नहीं हो पाता, ये पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है और इसके पश्चात एक प्राथमिक अंडक बनता है। क्या बनता है, प्राथमिक अंडक बनता है, जिसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte, यानी कि प्राथमिक अंडक। अब प्राथमिक अंडक बन गया है, इस अंडक के बाहर एक लेयर बनती है। इस अंडक को संरक्षण देने के लिए एक लेयर बनती है। उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं पुटक। यानी कि अंडक के बाहर एक लेयर बनती है, इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को कहते हैं पुटक। पहले पुटक के बन जाने के बाद भी इसमें लेयर बनती रहती हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं द्वितीय पुटक। द्वितीय पुटक बन जाने के पश्चात भी लेयर बनती रहती हैं और ये इसको कहते हैं तृतीय पुटक। समझ गए आप, द्वितीय पिटक बना, तृतीय पिटक बना, लेकिन द्वितीय पिटक जैसे ही बना, पिटक तो बाहर बन रहा है, उसके साथ ही एक अंदर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी पिटक क्या हो रहा है, उसके बाहर बन रहा है। तो जब द्वितीय पिटक बना, जब द्वितीय पिटक बन गया, उसके पश्चात एक अंदर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जिसमें कहा गया कि जब पहला अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो गया था, लेकिन वो रुक गया था, तो वो आकर यहां जब दूसरा पिटक बन गया, तब यहां पर क्या हो रहा है, जो दूसरा मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन रुक गया था, वो अर्धसूत्री विभाजन यहां पूरा हो जाता है। यानी कि
विभाजन, ये कोशिका क्या होती है, विभाजित हो जाती है दो भागों में, और दो भागों में जब विभाजित हो जाती है तब इसे द्वितीय अंडक कहते हैं। और इस द्वितीय अंडक में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कोशिका जब दो भागों में विभाजित हो रही है तो एक बड़े भाग में विभाजित हुई, एक छोटे भाग में विभाजित हुई। जो बड़ा भाग है इसे द्वितीय अंडक कहा जाता है, द्वितीय अंडक। और जो दूसरा छोटा भाग है, इस कोशिका का जो छोटा भाग है, इसे कहा गया प्रथम ध्रुवीय पिंड। प्रथम ध्रुवीय पिंड का कोई ज्यादा कार्य नहीं होता, बाद में ये समाप्त हो जाता है, बाद में अपने आप ये नष्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद तृतीय पुटक बन जाता है, और ये तृतीय जो पुटक है ये कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसे जब ये तृतीय पुटक कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहा जाता है ग्राफियन पोलियन में। क्या कहा जा रहा है, ग्राफियन पोलियन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जो द्वितीय अंडक है उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। यानी कि पहले क्या हो रहा है, जो लेयर है, जो बाहर की लेयर है, उस लेयर पर तो एक वो जो तीनों लेयर थी वो क्या हो रही, वो कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होकर कहां पहुंची, ग्राफियन पोलियन में, ग्राफियन पोलियन नामक रूप में वो कन्वर्ट हो गई। लेकिन इस द्वितीय अंडाणु के बाहर भी एक लेयर आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है जोना पेलुसिटा। क्या कहा जाता है, जोना पेलुसिटा कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस किस तरीके से कहां कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। अब जब ग्राफियन पोलियन फट जाता है, इस समय क्या हो रहा है कि एक समय ऐसा आता है कि ग्राफियन पोलियन फट जाता है और द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, द्वितीयक अंडक उसमें से बाहर निकल आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लेयर को क्या कहा जाता है। तो द्वितीयक अंडक के ऊपर भी एक लेयर बन गई थी जिसको कहा गया क्या, जोना पेलुसिटा। लेकिन जोना पेलुसिटा को चारों ओर से घेरे हुए क्या था, ग्राफियन पोलियन। अब ग्राफियन पोलियन जब फट गया तो उससे क्या हुआ, द्वितीयक जो अंडक है वो बाहर निकल आता है। और अब हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम अंडाणु कहते हैं। इसको क्या कहा, अंडाणु कहा। ग्राफियन पोलियन के फटने के बाद जो बाहर निकला, इस क्रिया को, ये जो क्रिया हुई, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। इस क्रिया को जब ये ग्राफियन पोलियन फटा तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आके बताइए हमको कि इसको आप क्या कहेंगे। नहीं समझ में आया, इसको कहेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की ये जो क्रिया हुई, इसके पश्चात जब हमने आपको बता रहे थे कि पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हम आपको बता रहे थे फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या करती है, इस अंड को लेती है और फिम्बरी की सहायता से ये अंड कहां पहुंचता है, इम्प्लूरी इस्टमस जंक्शन पर। कहां पहुंचता है, इम्प्लूरी इस्टमस जंक्शन पर ये पहुंच जाता है। हमने आपको बताया था कहां शुक्राणु से कहां मुलाकात होती है, इसी जंक्शन पर इसकी मुलाकात होती है। तो इम्प्लूरी इस्टमस जंक्शन तक फिम्बरी इसको पहुंचा देती है। अब जब ये अंडाणु वहां पहुंच गया तब इसको क्या कह रहे हैं, तब यहां कौन सी प्रक्रिया होती है,
यहीं पर शुक्राणु आता है। और शुक्राणु जब आता है तो हमने आपको बताया था कि शुक्राणु के सर पर एक्रोसोम होता है। क्या होता है? एक्रोसोम होता है। यहां आपको ध्यान रखना है कि एक्रोसोम का कार्य क्या है। एक्रोसोम का कार्य है कि ये जो जोना पेलुसिटा नामक कवर लगा हुआ है इस अंडक के बाहर, इस अंडाणु के बाहर जो जोना पेलुसिटा नामक कवर लगा हुआ होता है, इसको ये एक्रोसोम फाड़ता है, इसको ये चीर देता है, फाड़ कर जगह बनाता है और ये अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है? ये अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही ये शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है वैसे ही क्या होता है, इस अंडक में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन कहां हो रहा था? अंडजननी कोशिका में प्रारंभ होता है, लेकिन द्वितीय पिटक बन जाने के बाद ये पूरा होता है। पहले ये क्या होता है, ये उसकी पूर्वावस्था में आकर रुक जाता था, ये यहां पूरा होता है और आपको क्या बनाता है, जो कोशिका है जो दो भागों में विभाजित हो गई। इसमें पहली कोशिका को कहा गया द्वितीय अंडक और दूसरी को क्या कहा गया बताइए? उसको कहा गया प्रथम ध्रुवीय पिंड। प्रथम ध्रुवीय पिंड समाप्त हो जाता है और उसका कोई कारण नहीं होता। यहां पर भी क्या हो रहा है? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और ये जो एक कोशिका है ये दो कोशिका में बट जा रही है। एन और एम कोशिका में ये बट जा रही है। एन कोशिका अंडक कहला रही है और जो दूसरी एन कोशिका है, एम कोशिका अंडक कहला रही है और जो दूसरी एन कोशिका है वो क्या कहला रही है? वो द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहला रही है। क्या कहते हैं उसको? द्वितीय ध्रुवीय पिंड। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन समाप्त हो रहा है तब भी प्रथम ध्रुवीय पिंड बन रहा था, वहां समाप्त हो गया था, उसका कोई कार्य नहीं था। यहां पर भी दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में भी द्वितीय ध्रुवीय पिंडक बन रहा है, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं होता है। कुछ समय पश्चात ये स्वतः नष्ट हो जाता है। अब क्या हो रहा है? वहां पर अंडक तैयार है और अंडक के अंदर पहुंचकर जब इस खोल को उसने तोड़ दिया है, शुक्राणु ने तोड़ दिया है इस खोल को, जोना पेलुसिटा को फाड़ दिया है, इसके पश्चात शुक्राणु अंदर पहुंचता है और शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में मिलते हैं। तब क्या हो रहा है? दो न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक नर का केंद्रक और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक मादा का केंद्रक दोनों मिल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? n+n बराबर 2n बन रहा है, यानी कि जाइगोट बन रहा है। गुणसूत्रों की संख्या पुनः 46 हो जा रही है। इसको हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की प्रक्रिया हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारा अगर एक साथ हो जाता है तो पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का चित्र आपकी किताब में दिया गया है, उसको आप किताब से पढ़ लीजिएगा, या इस प्रक्रिया को अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो दोबारा आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे अपने सारे मित्रों को शेयर करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा केवल और केवल ध्येय यही है कि मैं उन संसाधन विहीन बच्चों तक पहुंच सकूं जिन बच्चों के पास पैसा देकर पढ़ने की स्थितियां नहीं हैं।
इसीलिए मैंने ये YouTube चैनल प्रारंभ किया है कि हम गरीब से गरीब, अच्छे से अच्छे सभी बच्चों की मदद फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें, बगैर किसी पैसे में कर सकें। तो आप लोग हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं तो ये अधिक लोगों को दिखाई देता है, ज्यादा लोगों को दिखाई देता है और इसकी पहुंच अधिक छात्रों तक पहुंच जाती है। धन्यवाद।